हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्काईनेट क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। फ्रेंड, आज आपके लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। आज हम लोग तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके पहले जो मैंने मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न को डाला था उसमें हमने खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, अमीर कोही किस विभाग से संबंधित था? अमीर एक कोही किस विभाग से संबंधित था? तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन बी, कृषि। अमीर कोही कृषि विभाग से संबंधित था। अमीर कोही के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमीर कोही को किसने लागू किया था? तो अमीर कोही को मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ने अमीर कोही की स्थापना की थी। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। तो इस क्वेश्चन से हमें दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहली बात तो अमीर कोही कृषि से संबंधित विभाग था। दूसरा, अमीर कोही को किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण का आदेश दिया था। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ था? देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए थे। इसका इतिहास का जो वर्णन था, उन्होंने साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया। इब्न बतूता बताता है कि सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। इस प्रकार कई तथ्य इसके बारे में दिया गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी क्यों बनाना चाहता था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो फ्रेंड, इसका भी आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। बन्नी के कथनानुसार, बन्नी जो इतिहासकार था, उसके कथनानुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। तो इसी कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। फ्रेंड, चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो फ्रेंड, इसका भी आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत के यात्रा पर आया था। इब्न बतूता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इब्न बतूता मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसके बारे में ये जानकारी मिलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, किसके लिए कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, इसका भी आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है जब दौलताबाद में था, तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ था। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया, तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर इतिहासकार बदायूं ने लिखा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक सुल्तान थे? फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है गुलामों का बहुत बड़ा शौकीन था। इसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो है दासों का बहुत बड़ा शौकीन था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसके जो दास थे उनकी संख्या कितनी हो गई थी? 1,80,000 लगभग पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन भी इसने किया था। ये भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे संबंधित है। दीवाने बंदगान किससे संबंधित था? तो दीवाने बंदगान जो है गुलामों से ही संबंधित था। तो इसको किसने बनाना चालू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने ही। दीवाने बंदगान जो है गुलामों से संबंधित था, उसने इसको एक प्रकार का विभाग बनाया था गुलामों से संबंधित। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम लोक निर्माण की स्थापना की। इसका भी आंसर है आंसर है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी। फिरोज शाह तुगलक ने ही भारत में सर्वप्रथम लोक निर्माण की स्थापना की थी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने जो लोक निर्माण की स्थापना का नींव डाला था। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर जो अपना उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर है, और फिरोजाबाद प्रमुख थे। ये भी इससे एक संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जौनपुर शहर को किसने बनाया था? तो जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर भी जजिया का कर लगा दिया था। जजिया कर क्या होता था? जजिया कर एक प्रकार का गैर मुस्लिम कर होता था। गैर मुस्लिम यानी कि जो मुस्लिमों को छोड़कर और सबसे ये कर लिया जाता था। और इस कर का प्रयोग जो है मतलब सैनिकों के कार्य के लिए, दान के लिए और अन्य विभागों के लिए इस कर का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इससे पहले जो है किसी सुल्तान ने ब्राह्मणों पर यह कर नहीं लगाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने जजिया कर ब्राह्मणों पर लगा दिया था। और जजिया कर से एक संबंधित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जजिया कर जो है भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। जजिया कर भारत में पहली बार किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था। सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था। तो फ्रेंड इसका भी आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था। इसके पहले जो है सिंचाई पर कर कोई शासक ने नहीं लगाया था। सिंचाई को हक-ए-सर्ब नामक कर से भी जाना जाता था। हक-ए-सर्ब नामक कर से भी जाना जाता था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हक-ए-सर्ब जो किससे संबंधित था? तो हक-ए-सर्ब जो है सिंचाई कर से ही संबंधित था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो फ्रेंड इसका भी आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली का जो ऐसा सुल्तान था जिसने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फिरोज शाह जो था उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने का बहुत ध्यान दिया। उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित कराने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा जो है अम्बाला जिले में है से इसको उसने कहाँ से लाया? दिल्ली ले आया था। मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली ले आया था अशोक के स्तंभों को। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित इसने कराया था।
मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदूराव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकारिया आखेत स्थान के पास पुनः स्थापित कराया था। तो फ्रेंड, आज ये हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास से तुगलक वंश से संबंधित प्रश्नों को पढ़ा। आज तुगलक वंश से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने पढ़ लिया। अगले जब मध्यकालीन इतिहास का वीडियो आएगा तो अगला हम वंश पढ़ेंगे। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की सूचना मिल जाए। और अपने फ्रेंडों को भी हमारा वीडियो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड।